हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ अपने क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए उनकी दूसरी पुस्तक का आखिरी चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर के बाद हमारी दोनों बुक खत्म। अरे वाह भाई वाह। चलिए, बुक तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी भाई तो कहते हैं ना कि अभी तो आधा रास्ता पार हुआ है। इसके बाद तो अभी हमारे पास व्याकरण का और लेखन का पहाड़ खड़ा है, उसे भी समझना है ना। तो अभी तो खाली हमारा लिटरेचर पोर्शन खत्म होगा, तो चलिए पहले इसको खत्म कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम करा रहे हैं क्लास 10th, और क्लास 10th का हमने जो स्टार्ट किया है वो है कोर्स ए। ठीक है, कोर्स ए में हमारी दो पुस्तक है, पहली है क्षितिज भाग 2 और दूसरी है कृतिका भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 तो हम बहुत पहले कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद हमने अपनी पुस्तक शुरू करी कृतिका भाग 2, और कृतिका जो हमारी पुस्तक थी उसमें भी अभी तक हम अपने 2 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर था माता का अंचल और दूसरा था साना साना हाथ जोड़े। तो अब हम आ चुके हैं अपनी इसी पुस्तक के तीसरे और आखिरी अध्याय में, मैं क्यों लिखता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये खुद लेखक अपने आप से पूछ रहे हैं। अब हमारे लेखक कौन है? हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय। ये जो है इन्होंने अपने आप से ही पूछा है कि आखिर मैं क्यों लिख रहा हूँ, या कोई भी लेखक क्यों लिखता है। इस सवाल का जवाब उन्होंने इस पूरे पाठ में हमारे सामने खोजा है और बताया है। इसको इन्होंने जो जिस तरीके से खोजा वो बहुत ही बेहतरीन तरीका था। ये इनकी अपनी खुद की अनुभूति थी, खुद का एक्सपीरियंस था। वो था हिरोशिमा पर गिरा परमाणु बम। जब ये हादसा हुआ तो उस समय तो लेखक हमारे भारत में थे। अब चूंकि भारत में रहते हुए ये एक रसायन विज्ञान के ये जो हैं वो एक स्टूडेंट रहे, तो उन्हें पता है कि जब कोई परमाणु विस्फोट होता है तो उसके रेडिएशन से कितने फर्क पड़ता है। ये अच्छी तरीके से वो जानते थे, समझते थे। तो इसको जानते समझते हुए उन्होंने एक लेख लिख दिया उस समय। लेकिन कुछ समय पश्चात इन्हें हिरोशिमा जाने का मौका मिला। ये जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ पर इस ब्लास्ट से जो लोग भी घायल हुए थे, मतलब बहुत सारे लोग तो मर गए थे, कुछ लोग बच भी गए थे। फिर उसका इफेक्ट उन लोगों पर कैसा हुआ, क्योंकि रेडिएशन का इफेक्ट बहुत बुरा होता है, वो किस तरीके से तड़प रहे हैं ये उन्होंने देखा। उन्होंने वहाँ पर वो जगह देखी जहाँ पर एक आदमी सीधे सीधे खड़ा जल कर राख हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने उन्हें अंदर तक झंझोर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक कविता लिखी भारत आकर। ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से इस पूरे पाठ में हमको समझाया है कि आखिर क्या कारण होते हैं कि हम लिखते हैं। इसके लिए बहुत सारे बाहरी दबाव होते हैं और बहुत हद तक हमारी भीतरी ये अनुभूतियाँ होती हैं जो हमें विवश करती हैं लिखने के लिए। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें समझना है वो हमारे लेखक के बारे में, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी का हम जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने अज्ञेय जी को तो देख ही लिया। अज्ञेय जी के बारे में उनकी पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है, आप देख लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया यानी कुशीनगर इलाके में हुआ था। समझ गए कब हुआ, कहाँ हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी लाहौर से की। ठीक है, अब देखिए, अब ये मत समझिएगा कि अरे भाई भारत में रहते हुए पाकिस्तान जाके, भाई जिस समय ये पैदा हुए और ये बीएससी कर रहे थे उस समय पाकिस्तान बना ही नहीं था। लाहौर में की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, जो कोई भी लेखक या कवि रहे स्वतंत्रता संग्राम के टाइम, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया ही लिया है। या तो खुलकर वो सामने आए या उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए जो है लोगों को प्रोत्साहित किया है। तो अज्ञेय जी ने तो खुलकर भाग लिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। साहित्य एवं पत्रकारिता की पूर्णता समर्पित अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं भी की। मतलब वो साहित्य से जुड़े रहे, जिसकी वजह से सिर्फ देश में ही नहीं, वो जो है विदेशों में भी उन्होंने यात्राएं की। तो अब ये पत्र याद रखिए, देश जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद ये एक पत्रकार के रूप में भी इस्टेब्लिश हुए हैं। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। आज़ादी के बाद हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है।
कविता के अलावा इन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में लेखन किया है। तो ये गद्य और काव्य दोनों में ही सक्रिय रहे हैं और इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। अब कुछ कृतियों को चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं। भग्रदूत, चिंता, अरिओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार। तो ये इनके सभी काव्य संग्रह हैं। काव्य का मतलब जहाँ पर इन्होंने पोएट्स लिखी हैं, पोयम लिखी हुई हैं और पोयम उनको सब संग्रहित किया गया है कुछ पुस्तकों में। तो ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। फिर आ जाते हैं शेखर, एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये इनके उपन्यास हैं। ये दो इनके उपन्यास हैं। विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, ये इनके कहानी संग्रह हैं जिसमें इन्होंने कहानियां लिखी हैं। त्रिशंकु, आत्मनेपद इनके निबंध हैं। अरे यायावर रहेगा याद, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। इन्होंने यात्रा करी है उसका पूरा वर्णन उन्होंने इसमें दिया है। आगे द्वारा संपादित तार सप्तक सहित 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो याद रखिए आगे द्वारा संपादित तार सप्तक, याद रखिए तार सप्तक जो है इनकी बहुत ही अच्छी कृति है और बहुत ही जो है हिंदी के लिए काफ़ी कहते हैं ना एक हीरा की तरह, हीरे की तरह है, एक खजाने में वैसे है। साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अज्ञे को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है। सन 1987 में इनका देहांत हो गया। 1987 में इनका देहावसान हो गया। 1911 में इनका जन्म और 1987 में इनकी मृत्यु। बौद्धिकता की छाप अज्ञेय के संपूर्ण लेखन में मिलती है। उनके लेखन के मूल में व्यक्तित्व की पहचान की समस्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इन्होंने बहुत देखिए ये कहते हैं ना जब इंसान जो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को समझ जाता है तो वो अपने लेखन कार्य में भी उतना ही प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इनके लेखन कार्य में भी हमें वो सारी चीज़ें बहुत बखूबी देखने को मिलेंगी। अभी जब हम ये पढ़ेंगे ना तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ, क्योंकि साहित्य में अक्सर क्या होता है बहुत सारे लोग काल्पनिक वे से चीज़ों को प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन इन्होंने काल्पनिकता को की जगह वास्तविकता को स्थान दिया है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, बौद्धिकता की छाप अज्ञेय के संपूर्ण लेखन में मिलती है। बौद्धिकता यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा है, समझा है और उसी चीज़ को इन्होंने लेखन में इम्प्लीमेंट भी किया है। अब चलिए शुरू करते हैं हम पाठ का सारांश। वैसे तो ये पाठ एक निबंध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर खुद लेखक एक सवाल में उलझे हैं, उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो इन्होंने अपने बारे में ही नहीं सभी लेखकों क्यों लिखते हैं इसका भी एक इनडायरेक्टली जवाब दिया गया है। मैं क्यों लिखता हूँ ये प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है। आखिर हमसे अगर मैं कुछ चीज़ लिख रही हूँगी तो मुझसे कोई पूछेगा आखिर तुम क्यों लिख रहे हो। सवाल तो बहुत आसान है लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। यानी कि उसका खुद का जीवन कितने उतार चढ़ावों, कितने एक्सपीरियंस कारी चीज़ों से गुजरा है, ये उन्हीं के हिसाब से जवाब दे सकता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान नहीं है, ना जाने संभव भी है या नहीं। तो लेखक से पूछा गया, किसी ने पूछा कि भाई आप क्यों लिखते हैं, तो लेखक भी ये सोचने बैठ गया कि मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक ने जब ये सारी चीज़ों को खोजना खंगालना शुरू किया कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ या कोई भी लेखक या कवि क्यों लिखता है, तो अगर इसका जवाब ढूंढा जाए तो क्या इसे कुछ वाक्यों में बयां किया जा सकता है, पॉसिबल है क्या इसे वाक्यों में बांधा जा सकता है। क्योंकि किसी का लेखन, किसी का मन हो सकता है कुछ, लेकिन मन भी हो सकता है, तो आखिर मन क्यों है, सवाल ये क्यों। उन्होंने अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई अगर तुम लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, जैसे स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, तुमसे पूछा जाए क्यों लिख रहे हो, अरे भाई मैम ने दिया है इसलिए लिख रहे हैं। इससे क्यों लिख रहे हो, भाई इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, मैम ने इसलिए दिया है। ज्ञान बढ़ेगा तो क्या होगा कि भाई एग्जाम में हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सिंपल सा एक चीज़ है ना कि आखिर हम क्यों लिख रहे हैं। अगर हम एग्जाम कॉपी में कुछ लिख रहे हैं या हमें स्कूल से कोई असाइनमेंट मिला है तो हम लिख रहे हैं, ये हमारी जो है कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत है ताकि हम
अपने जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन अगर हम साहित्यिक रूप से कुछ लिख रहे हैं तो इसका जवाब हम कैसे देंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं? इसके लिए तो हमें आगे चल के कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, हमें आगे कोई चल के कोई चीज़ अचीव तो होने वाली नहीं, तो हम क्यों लिख रहे हैं? तब ये सवाल आता है। देखिए क्या है, इतना ही किया जा सकता है कि उसमें से कुछ को का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो लेखक ने कहा कि बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ लिखने के लिए, सबको हम बांध कर बता सकें ये ज़रूरी नहीं। इस सवाल का जवाब कई तरह के उत्तरों में हो सकता है, लेकिन हम कुछ परसेंटेज में तो हम उत्तर दे ही सकते हैं। तो चलिए उन्होंने कोशिश करी है इस सवाल का जवाब देने के लिए, जिससे हमें काफ़ी उपयोगिता हो सकती है, हम जान सकते हैं कि आखिर वो क्यों लिखते हैं। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं को जानना चाहता हूं। कि क्यों लिखता हूं, लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। अब कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, लेखन हमारे दिल से निकलता है। हम कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हैं अपने तरीके से तो ये हमारे दिल की आवाज़ है। क्या होती है? हमारे दिल की आवाज़ होती है। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक हम इसलिए कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को जान सकें। कहते ना, बहुत सारे कवियों ने कहा, बोला है ना कि पूरे दुनिया में हमने ईश्वर को खोज लिया लेकिन ईश्वर हमारे अंदर था। तो सबसे पहले अगर हमारे अंदर हमें ईश्वर को जानना है तो हमें अपने आप को जानना है। तो अगर हमें अपने आप को जानना है तो पहले हमें लिखना है। हम वही चीज़ इन्होंने बोला, मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं को जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं लिखता हूँ। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस अभ्यांतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो पाया। कहने का तात्पर्य ये है, आपने बहुत सारे लेखकों, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि किसी की भी लेखक की अगर कृति को समझना है तो उस लेखक को जानना ज़रूरी है, उसकी मन स्थिति को जानना ज़रूरी है। तो यही चीज़ हुई। अब जैसे यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा सा उदाहरण लेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, एक लेखक हैं, क्लास 11th में उनकी कविता भी है, घर की याद। तो वो एक ऐसे लेखक हैं जब उनकी मन स्थिति ये थी कि वो जेल में बंद थे। अब वो जेल में बंद क्यों थे? क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, इस कारण उन्हें जेल में बंद किया गया था। अब वो जेल में रहकर उन्हें अपने घर की याद आ रही थी, तो उन्होंने पूरी कविता लिख दी। अब वो एक कवि थे तो उन्होंने अपनी मन स्थिति लिखकर व्यक्त करी। अब उसी तरह अगर दूसरा कोई व्यक्ति होगा जो लिखना नहीं जानता है, उस कंडीशन में अगर उसे घर की याद आएगी तो वो क्या करेगा? वो अपने बाकी मित्रों से बात करेगा। जो जेल में, अगर मान लो जेल में वो व्यक्ति बंद है, उसे अपने घर की याद आ रही है, तो उसके आसपास जो कैदी होंगे वो उनसे बात करेगा। लेकिन हमारे लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जो लिखना अच्छे से जानते थे, उन्होंने उस पर पूरी कविता लिख दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई लेखक या कवि अपने अंदर से किसी चीज़ को बहुत अच्छे से, गहराई से फील करता है तो फिर उसे वो सही शब्दों में बयां कर पाता है। तो यही कारण है कि लेखक को जानने के लिए उसकी मन स्थिति को समझना ज़रूरी है, और उसकी मन स्थिति को हम उसके लेख द्वारा समझ सकते हैं। अगर उसने कोई कविता लिखी है या कोई भी चीज़ किसी भी विधा में लिखी है तो उस लेखक को हम जान सकते हैं। अब लेखक भी अपनी मन स्थिति, अपनी विवशता, भाई बहुत सारे लोगों के पास ऐसी बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे वो बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, और अपनी उस विवशता को वो बयां नहीं कर पाते। तो इन सारी विवशताओं को वो लेखन के जरिए बाहर ले आते हैं। तो वही चीज उन्होंने बताया, क्या कह रहे हैं? आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। यानी मैं अपने अंदर जो चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, मेरे जो निर्णय है उस पर मैं टिका रहूं, इसके लिए मैं वो सारी फ्रस्ट्रेशन को अपने आप से बाहर निकालता हूं। तो उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं लिखूं। बहुत सारे लोग होते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वायलेंट एकदम हो जाते हैं, किसी पे चिल्ला रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, अब कुछ भी। तो ये फ्रस्ट्रेशन क्या हो जाती है, लेखक इसको फ्रस्ट्रेट, चूंकि वो लिखना जानते हैं इसलिए वो लिखकर अपनी ये सारी विवशता को बयां कर देते हैं। तो लेखक ने सीधे ये कहा कि मैं अपने पहला उत्तर उन्होंने क्या दिया, मैं क्यों लिखता हूँ
का उत्तर उन्होंने पहला उत्तर दिया, मैं अपने आप को जानने के लिए, अपने भीतर की व्यवस्था को निकालने के लिए, अपने विचारों पर तटस्थ रहने के लिए लिखता हूं। ठीक है, मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, यह ठीक है कि कुछ ख्यातियां मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था में भी लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत सारे, अब अभी तक तो उन्होंने क्या बोला कि मैं क्यों लिखता हूं, अब ये आगे सभी कृतिकारों पर, अब सभी कृतिकारियों पे आने से पहले उन्होंने बोला कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिख दिया, क्या लिख रहे हैं वो उनको भी नहीं पता होता, कोई पढ़ता है तो उन्हें भी समझ में नहीं आता। लेखक तो सभी हो सकते हैं, मगर कोई कृति बन जाए, जो कृति का मतलब होता है कोई ऐसी रचना हो जाए जो फेमस हो जाए, सबकी को पसंद आ जाए, तो वो कृति बन जाती है। तो वही इसीलिए इन्होंने बोला कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। कि लिख तो सभी लेते हैं, अब मेरे से कोई लिखना, मैं तो लिखना नहीं जानती इतना, बहुत मतलब जो कविताएं और लेख लिखना शायद मैं इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई लिखने को बोले तो मैं लिख तो लूँगी, लेकिन सब बेकार लिखा जाएगा। अब मैं कवियों जैसा जो है बढ़िया तो लिख नहीं सकती, लिख तो लूँगी लेकिन उतना नहीं होगा। तो मतलब मैं लेखन तो कर सकती हूँ, मैं लेखक तो हूँ, लेकिन कृतिकार नहीं हूँ, यानी कि मैं किसी कृति की रचना नहीं कर सकती, इतना अच्छा नहीं लिखती। तो समझ में आया ना, उन्होंने बोला ना सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। अब क्या बोलते हैं, सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था में भी लिखा जाता। अब कुछ क्या होता है, कुछ लेखकों ने जब रचना करी तो वो बहुत प्रसिद्ध हो गए, बहुत फेमस हो गए। अब फेमस हो जाने के बाद भी वो लेखन कार्य करते हैं, कभी तो वो लेखन करते हैं अपने मन की खुशी के लिए, कभी होता है बाहरी दबाव। ठीक है, एक तो उन्होंने रीजन क्या बताया कि जब हम अंदर से विवश हो जाते हैं तब हम अपनी विवशता को प्रकट करने के लिए लिखते हैं। तो ये तो भीतरी अनुभूति है। ठीक है, इसको क्या बताया उन्होंने, भीतरी। जब लेखक भीतर से बहुत ज़्यादा अनुभूत कर लेता है, बहुत चीज़ों को फील कर लेता है, कभी विवश हो जाता है, तो उस भीतरी कारण की वजह से लिखता है। दूसरा कारण वो बता रहे हैं बाहरी दबाव। अब ये बाहरी दबाव क्या हो जाता है, बाहरी दबाव का मतलब किसी लेखक को कोई बाहर से प्रेशराइज करे कि आप लिखो। अब इनमें कौन लोग होते हैं, इनमें होते हैं संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकताओं से। अब ये बाहरी दबाव क्या होते हैं, जब कोई लेखक अच्छा फेमस हो जाता है तो क्या होता है, उसे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के संपादक प्रेशराइज करते हैं, नहीं सर कुछ लिखिए, नहीं सर कुछ लिखिए, आप कुछ लिख के दीजिए, कुछ लिख के दीजिए। तो ये संपादकों के दबाव होते हैं। प्रकाशक के तकाजे होते हैं, भाई आपने जो पहले कृति लिखी थी, आपने उसको छपाया गया, उसकी बहुत, अब तो उसमें प्रकाशक आया, पब्लिकेशन आया, अब पब्लिकेशन को आप पैसा देना, अब आपके पास जब बुक बिकेंगी तब आपके पास पैसा आएगा, तब आप पैसा दोगे, अभी आपके पास भाई इतना पैसा नहीं है। तो इस कंडीशन में वो प्रकाशक कहता है कि आप कोई नई रचना करो, मैं उसे छापूंगा तो उससे मेरी सारी जो है वो अब आगे आने वाला और पिछला सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो वो प्रकाशक का तकाजा होता है, वो बार बार पैसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, तो आप फिर नई कृति लिखने की कोशिश करते हो, दूसरा बाहरी दबाव। तीसरा होता है आर्थिक आवश्यकता। भाई हम इस संसार में रह रहे हैं, खाना पीना रहना हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, तो हमारी वो आर्थिक ज़रूरत हमें मजबूर करती है लिखने के लिए। तो इन्होंने इस एक सवाल का जवाब दो तरीके से दिया, मैं क्यों लिखता हूँ, एक भीतरी विवशता के कारण और दूसरा बाहरी दबाव के कारण। कोई भी लेखक, हम सिर्फ आगे जी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कृतिकार, कोई भी लेखक इन दो कारणों से ही लिखता है, भीतरी विवशता अनुभूति या बाहरी दबाव। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरा यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये लाइन समझिए, कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी में यह भेद रखता है। भाई लेखक लिख तो लेता है,
या तो वो भीतरी विवशता से लिखे या फिर वो बाहरी दबाव से लिखे, किसी भी कारण से लिखे, वो जब भी लिखता है वो इस डिफरेंस को बनाए रखता है कि ये कृति, इसने ये लेखन भीतरी अनुभूति से किया है और ये बाहरी दबाव से किया है। दोनों अलग अलग फ्रेजेस में लिखे गए। देखिए, जब भीतरी अनुभूति से कोई चीज़ लिखी जा रही है तो वाकई जो हमने फील किया है, हमारा जो मन है, हम उसके हिसाब से लिख रहे हैं। तो जब हमारा कोई मन होता है तो वो काम बेस्ट होता है। तो वही चीज़ देखना बोली कि जब ये ईमानदारी रहती कि जब अगर हम भीतरी अनुभूति से कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो बेस्ट होगी। लेकिन जब हमें कोई प्रेशराइज करके काम करेगा तो क्या होगा, वो उतना अच्छा नहीं बन पाता है। अब इसको एकदम आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना। आप जब अपने मन से पढ़ने बैठते हो तो आप बहुत ही कम देर में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ जाते हो, लर्न कर लेते हो। लेकिन बार बार अगर आपको कोई प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती बैठालता है तो आपको वो चीज़ें समझने और पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है और उतने अच्छे से वो चीज़ें समझ में भी नहीं आती। तो वही चीज़ लेखक के साथ होता है। लेखक जब अपने मन से अपनी सारी चीज़ों को लिखता है, जो चीज़ उसने फील करी है वो सारी चीज़ें लिखता है, तो वो बेस्ट लेखन होता है। वो बहुत प्रसिद्ध होता है आगे चल के, और उसके लिए उसको बहुत सारे पुरस्कार वगैरह भी मिलते हैं, वाहवाही भी मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन बाहरी दबाव से लिखी गई चीज़ जो है वो अच्छी हो सकती है मगर बेहतरीन नहीं हो सकती। तो वहीं लेखक दूसरी तरफ यहाँ क्या कह रहे हैं कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। जब बाहर से कोई भी प्रकाशक या तकाजेदार या आर्थिक कारण से हम लिखने बैठते हैं तो ये दबाव जो है ये सिर्फ बाहर ही रह जाता है, लेकिन वो हमारे अंदर जितना भी चीज़ें भरी हुई हैं उनको बाहर निकालने का एक रास्ता बनता है। बाहरी दबाव ये हमको क्या बनता है, वो रास्ता बनता है ताकि हम अंदर की सारी चीज़ों को बाहर निकाल सकें। अब ये क्या होता है, ये ऐसे वर्क करता है। जैसे अब है, आपको कई दिन से डांट पड़ रही है या भाई से लड़ाई हो रही है, छोटा भाई है आपको बहुत टीज कर रहा है या रह के आपके कपड़े या आपके जो चीज़ें हैं वो फैला रहा है, ठीक है। वो एक दिन फैलाता है, अरे छोटा भाई है तूने माफ़ कर दिया, 2 दिन फैलाता है, आप समेट देते हो, सब कर देते हो, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, लेकिन चौथे दिन आपका वो गुस्सा बाहर निकल आएगा, फिर आप उसको डांटोगे, डांटते हो ना, कस के चिल्लाओगे उसके ऊपर। तो वही चीज़ है, ये बाहरी दबाव आपके अंदर गुस्से को धीरे धीरे क्या करता है, पंप करता है, फिर वो बाहर आता है। तो यही चीज़ लेखक के साथ होती है। लेखक के मन में भी बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं मगर वो लिखने नहीं बैठता। जब उसके ऊपर ये इन सारी चीज़ों का दबाव पड़ता है, यानी संपादक का, तकाजेदार का, इन सब का जब दबाव पड़ना शुरू होता है तो क्या होता है, वो फिर निकलना, मतलब वो बाहरी दबाव सिर्फ एक निमित्त यानी कि एक रास्ता बन जाता है भीतरी अनुभूतियों को बाहर निकालने का। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। अब उन्होंने क्या बोला, कोई भी कृतिकार का स्वभाव क्या है, वो अंदर से क्या अनुभव करता है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कुछ ऐसे आलसी होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं कि जब तक उन्हें ऊपर से प्रेशराइज नहीं करो तब तक वो लिखेंगे ही नहीं। सिंपल सी एक चीज़ होती है, वो लिख तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उनको प्रेशर देना पड़ता है, नहीं भैया लिख दो, नहीं भैया लिख दो, वो वाला हिसाब रहता है। नहीं बात सहारे के उनके, हाँ नहीं, बिना किसी बाहरी दबाव के लिख नहीं पाते, इसी के सहारे उनके भीतर की विवशता स्पष्ट होती है। यानी कि उनको जब तक बाहरी प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक वो अपने अंदर की जितनी विवशता है उसे बाहर निकाल नहीं पाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। अच्छा, ये मेरे साथ तो कई बार हुआ है, आपके साथ हुआ कि नहीं पता। जैसे हम रात में अलार्म लगाकर अपनी घड़ी में सोते हैं, ठीक है, और सुबह अलार्म बजने का उठकर इंतजार करते हैं, लेकिन तब तक उठकर बिस्तर नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अलार्म बज नहीं जाता। यानी कि अलार्म अगर हमने लगाया मान लो सुबह 5:30 बजे का और हमारी आंख उससे पहले खुल गई है मगर अलार्म नहीं बज रहा है, अब हम वेट करेंगे अलार्म बजे बजे बजे, तो मतलब जब हमारी नींद खुल चुकी है, हम जाग चुके हैं, हमें बिस्तर से उठ जाना चाहिए। लेकिन हम अलार्म के प्रेशर का वेट करते हैं कि अलार्म हमारे सर पर बजेगा, वो हमें प्रेशराइज करेगा, हम उठकर अलार्म बंद करेंगे तब हम उठेंगे। तो
तो यही काम उन्होंने लेखकों के साथ बताया कि लेखक भी क्या है, उनके अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजें उठती रहती हैं, लेकिन जब तक उनको बाहरी किसी संपादक, तकाजेदार का कोई प्रेशर नहीं पड़ता, तब तक वो लिखने ही नहीं बैठते और वो दबाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित ही नहीं होता, उसे केवल एक सहायक मंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ से उसका संबंध बना रहे। तो बाहरी दबाव क्या करता है, उसे प्रैक्टिकली प्रेशर देता है ताकि वो अपने अंदर उठ रही जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको बाहर निकाल सके। तो समझ में आ गया ना आपको अभी तक ये चीज कि लेखक ने इस सवाल का जवाब दो तरीके से दे दिया है। पहला चीज उन्होंने भीतरी विवशता बताई, भीतरी अनुभूति बताई, जिसमें लेखक उसने जितनी भी चीजें महसूस करी हैं, जो चीजें भी हैं, उन्हें लोगों के सामने प्रकट करने के लिए लिखता है। दूसरा मतलब भीतरी अनुभूति उसको विवश कर देती है, इसलिए उसके कारण वो लिखता है। दूसरा चीज उन्होंने बताया बाहरी दबाव। अब भारी दबाव भी क्या होता है, भीतरी विवशता को निकालने के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। जब तक बाहरी दबाव पड़ेगा नहीं, तब तक भीतरी विवशता या अनुभूति को लेखक बाहर निकालता नहीं। तो ये एक बाहरी दबाव एक सिर्फ जरिया होता है भीतरी दबाव को निकालने के लिए। मुझे इस महारी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उनके कहने का तात्पर्य है कि उनको इस तरीके से कोई बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर बाहरी दबाव दिया जाए तो उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। उठने वालों तुलना को बनाए रखें तो कहूं कि सबसे उठ जाता हूं, अपने आप ही पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं है। अब इन्होंने उसी अलार्म वाला जो उदाहरण दिया था ना, उसी पे कहते हैं कि वैसे तो मैं उठने को अगर समय होता है तो मैं उठ जाता हूं, लेकिन मुझे अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अगर बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मैं अपने मन की अनुभूतियों को खुद व्यक्त कर सकता हूं। मैं जब ज्यादा विवश हो जाता हूं तो उन अनुभूतियों को मैं बखूबी अभिव्यक्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई बाहरी दबाव पड़ जाए तो मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता है कि ठीक है आपको बाहरी दबाव देना है, मैं उस दबाव के चक्कर पे लिख लूंगा, लेकिन अपनी अनुभूतियां अगर मुझे व्यक्त करनी है तो मुझे दबाव की जरूरत भी नहीं होती है। यह भीतरी विवशता क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। अब वो कह रहे हैं कि अभी भीतरी विवशता क्या होती है। भीतरी विवशता को ये अभी बहुत अच्छी तरीके से आगे समझाएंगे, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। कभी कभी कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिनको हम व्यक्त नहीं कर पाते, बहुत सारी ऐसी होती हैं। इवन कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें, क्या हम इसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, हम उलझ के रह जाते। उसी उलझन के कारण होता क्या है कि हम ठीक से चीज़ों को बयां नहीं कर पाते। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि यह भीतरी विवशता क्या होती है, इसे बखानना कठिन है कि हम इसको कैसे बताएं कि भीतरी विवशता होती क्या है। क्या वह नहीं होती या बताना शायद कम कठिन होगा, यानी कि कोई विवशता होती ही नहीं, ये थोड़ा बताना कम कठिन है कि अगर मैं बोलूँ कि सच में कुछ होता है या नहीं होता, ये भी मैं ठीक तरीके से आपको बता नहीं सकता, या उसका उदाहरण दिया जा सकता, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिसमें मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। अब वो बोलते हैं कि मैं इसे आपको किस तरीके, जैसे मैंने अभी आपको बताया तो शायद आप उलझ कर रह जाओगे कि भीतरी विवशता होती है या नहीं होती है, या उसे बखाना जा सकता है। बखाने का मतलब उसे बताया जा सकता है या नहीं बताया जा सकता। तो लेखक कह रहे हैं ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ। इसका एक उदाहरण मैं अपनी कविता के द्वारा दे सकता हूँ। क्या कहते हैं वो देखिए। जापान जाने का अवसर मिला, जैसे कि मैंने बताया था क्या, जापान कहाँ, हिरोशिमा, स्टार्टिंग में मैंने बताया ना। तो अब ये उसी कविता का उदाहरण हमको देने वाले कि भीतरी विवशता क्या होती है, ये उस चीज को बताने के लिए अब हमें अपने जापान के ट्रिप के बारे में बता रहे हैं। जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया। हम सभी को पता है कि हिरोशिमा में क्या हुआ था। वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। समझ में आया। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम एक हिरोशिमा और एक नागासाकी पे गिराया गया था, दोनों जापान के शहर थे,
तो जापान में जब ये गए तो इनको हिरोशिमा जाने का मौका मिला। अब हिरोशिमा में ये उस अस्पताल में गए जहां पर रेडियम से इफेक्टेड लोग पड़े थे। जब परमाणु बम हुआ था तो ये लोग वहां पर थे, लेकिन बहुत सारे लोग मरे, लेकिन बहुत सारे बच भी गए। लेकिन जो बच गए उनके ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट हुआ और उस रेडिएशन के इफेक्ट के चलते उन्हें बहुत टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उससे उन्हें कितनी तकलीफ हुई ये जाकर उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। अब वो कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने लिटरली वहां लोगों को तड़पते हुए देखा। तो मैंने पहली बार अनुभव किया कि रेडियो से भी इतना, मतलब ये जो रेडियम होता है इससे कितना इफेक्ट पड़ता है। अब उन्होंने ये चीज अनुभव तो करी, पर इन्होंने यहाँ अनुभव से ज्यादा अनुभूति को प्रिविलेज दी कि अनुभूति अलग चीज होती है। अब उसको कैसे समझाएंगे, देखिए। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव का मतलब होता है क्या चीज हम फील कर रहे हैं। अब जो चीज हमने अनुभव कर ली, अब सपोज जैसे इस चीज को मैं ऐसे बताती हूँ, एकदम से आप कोई गरम, जैसे हम लोग किचन में जाएं, ठीक है, तो मम्मी हम लोग को क्या बोलती है, इसको छूना नहीं, ये गरम है, इसको छूना नहीं, ये गरम है। ये एक चीज हमको ये पता है कि गरम है, तो हम इसको छुएंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन हम उसको छू लें तो हमें अनुभव हो जाता है कि गर्माहट क्या होती, गर्म चीज को छूने पे क्या होता है, तुरंत हमें इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसी चीज की तकलीफ हमें 2 से 3 दिन तक बनी रहेगी। जब हम जलेंगे तो वो हमारी अनुभूति होती है। समझ में आया? एक होता है चीज का पता होना, जैसे अज्ञेय जी जो है वो साइंस के स्टूडेंट थे, तो उन्हें ये पता था कि रेडियम का इफेक्ट क्या होता है, तो ये उनको क्या था, पता था। वही चीज की मम्मी बता रही है कि ये बर्तन गर्म है, लेकिन अब दूसरी तरफ वो क्या चीजें हैं, हम उसको छू लें तो हमें अनुभव होता है। यानी कि रेडियम को जाकर उन्होंने वहां देखा कि लोगों के ऊपर इस तरह देखा उन्होंने, तो वो उनका अनुभव था। लेकिन उस रेडियम से इफेक्टेड लोगों को जब उन्होंने देख लिया, देखने के बाद अब उनके दिमाग में वो सारी चीजें बैठी हुई हैं, वो सारी तकलीफें, जैसे होता है ना कोई कोई चीज क्या होती है हमारे दिमाग में बैठ जाती है, निकलती ही नहीं, तब वो होती है हमारी अनुभूति। क्योंकि वो अनुभूति हमारे दिलो दिमाग पे बहुत दिनों तक छाई रहती है और जो हमें तकलीफ देती है, क्योंकि हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो वही गर्माहट के बाद जो हमें तकलीफ होती है, जब हम कोई चीज छूते हैं या करते हैं तो हमें दर्द होता है, तो वो होती है हमारी अनुभूति। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कम से कम कृतिकार के लिए तो वो अनुभूति ज्यादा मायने रखती है। अनुभव घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, किसी की तकलीफ, अब जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉग लवर्स होंगे। अब आप लोगों को डॉग से बहुत प्यार है, डॉग्स चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी स्ट्रीट पे हो, कहीं पे भी हो, अगर उसको कहीं तकलीफ है तो उसको देखकर आप उसकी मदद अगर कर देते हो तो अच्छा है, नहीं कर पाते तो उसका दर्द आपके दिल में बैठ जाता है और फिर वो आपको कई दिनों तक परेशान करता है। तो वो आपकी अनुभूति है। जिस दर्द को आपने महसूस नहीं किया है, तब भी उस दर्द की तकलीफ आपके अंदर है, वो आपकी अनुभूति है। समझ में आ गया? दर्द किसी और का है, तकलीफ किसी और की है, लेकिन तब भी वो आपको परेशान कर रही है, वो आपकी अनुभूति होती है। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आया, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। कहने का तात्पर्य, जिसे हमने देखा नहीं, जिसे हमने महसूस नहीं करा, जो हमारे साथ घटित नहीं हुआ, लेकिन अगर बाद में हमने उसे देखा तब भी हम उसका अनुभव करें, वही अनुभूति है जो लेखक के साथ हुई। लेखक ने परमाणु बम फटते नहीं देखा, उस समय वो घटना स्थल पर थे नहीं, उनको कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में उससे तड़पते लोगों को देखा और उस दर्द को अपने अंदर महसूस किया। ये उनकी अनुभूति थी। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा, यानी कि
हिरोशिमा में इन्होंने जब वो सारी चीजें देखी उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं लिखा। भाई कहते हैं ना कि अगर आपको अनुभूति आ गई थी तो आपको तुरंत लिख देना चाहिए था, लेकिन अभी भी उनकी अनुभूति उतनी पक्की नहीं थी कि वो कुछ लिख पाते। फिर क्या हुआ, क्योंकि इसी अनुभूति की प्रत्यक्ष कसर थी, यानी कि अभी भी अनुभूति की कोई चीज ऐसी थी जिसे हम विजुअली देखना चाहते थे, यानी कि अभी भी वो अनुभूति इतनी मजबूत नहीं थी कि उसे हम लिखकर बयां कर पाते। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा, यानी कि हिरोशिमा में ही एक दिन वो सड़क पर घूम रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया। क्या देखा उन्होंने, एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियो धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्र हो गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई और उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटको उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी हो। अब इसे देखिए, हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखाते हैं। अरे भाई स्टाइलस कहाँ गया, देखिए। तो इसको कैसे हम बनाकर दिखाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। अब देखिए, ऐसा कोई पत्थर, इन्होंने हिरोशिमा पर क्या देखा होगा इसे हम आपको बता रहे हैं। इसकी एक पिक्चर आपके शायद बुक में बनी भी हुई है, उसे ध्यान देखिएगा। एक ऐसे करके एक पत्थर है। अब जिस समय ये मतलब परमाणु विस्फोट हुआ होगा उस समय कोई ना कोई इंसान जो है वो इस पत्थर के सामने, मेरी ड्राइंग अब इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इस पत्थर के सामने ज़रूर ना कोई आदमी इस तरीके से खड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल, ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज़, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब विस्फोट हुआ होगा, तो विस्फोट मान लीजिए यहाँ सामने हुआ, तो इसके इफेक्ट से क्या हुआ कि ये पत्थर पूरा यहाँ आसपास झुलस गया होगा और ये आदमी यहाँ पे भाप बन के उड़ गया होगा, मतलब इफेक्ट ऐसा रहा। तो क्या हुआ कि जिस परमाणु विस्फोट ने इस पत्थर को पूरा जला दिया, इस आदमी की आकृति भाप बनकर उड़ी होगी और उस जगह पत्थर नहीं जला होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट आदमी के ऊपर पड़ा और पीछे पत्थर पे, लेकिन आदमी के पीछे जो पत्थर था उतना पत्थर नहीं जला। इस आदमी की आकृति जो है उस पत्थर पर बन गई। तो सोचिए कितना भयंकर इफेक्ट होगा उस परमाणु बम का। तो उन्होंने यही बताया कि जैसे ही मैंने वो पत्थर देखा, इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी, कि मतलब उस समय क्या हुआ होगा इसे मैं उस पत्थर को देखकर सिर्फ इमेजिन कर सकता हूं कि आदमी भाप बनकर उड़ गया, इतना ज्यादा रेडिएशन, इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ होगा। ये चीज उन्होंने वहां पर देखी। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, कहते नहीं है जैसे हमको नींद में हो और हमें कोई प्यार से नहीं थप्पड़ मारकर उठा दे, उस तरह से जो है एक झटका हमारे लेखक को लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी कि वो पत्थर देखने के बाद लेखक के अंदर वो पूरा इंसिडेंस, यानी कि वो अणु बम जो है, जैसे लगता है कि जब वो फूटा तो वो उस समय वहां मौजूद थे। यानी कि वो पत्थर देखकर, लोगों को तड़पते देखकर वो सारी चीजें सहसा उनके अंदर ऐसा हो गया कि वो तकलीफ उन्होंने खुद महसूस कर ली हो। इसी में से वह विवशता जागी होगी, यानी कि वो विवशता जो भीतरी विवशता है। यानी कि एक तो बाहरी थी कि जब उन्होंने वो चीजें, उनसे बोला संपादक ने कि आप कुछ लिखिए। अब इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि जब हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट हुआ तो उस समय जो भी संपादक वगैरह रहे होंगे, उन्होंने लेखक से बोला कि आप एक लेख लिख दीजिए। तो लेखक ने लेख लिख दिया, अणु विस्फोट पे उन्होंने एक लेख लिख दिया। वो उनका बाहरी दबाव था, ठीक है। अब इन्होंने भीतरी विवशता को कैसे बतलाया कि मैं जानता था कि रेडिएशन का इफेक्ट क्या होता है, उसके बावजूद मेरे के अंदर वो अनुभूति नहीं पनपी कि मैं कुछ लिख सकता।
लेकिन जब हिरोशिमा गया, वहाँ हॉस्पिटल में मैंने लोगों को तड़पते देखा, तब भी मेरे अंदर वो अनुभूति नहीं जागी। लेकिन जब मैंने पत्थर पर वो उजली छाया देखी, जिस समय अणु विस्फोट हुआ और वो व्यक्ति भाप बनकर उड़ गया, मैं उस समय पूरी तरीके से उस अणु बम के भोक्ता बन गई। यानी कि जिस समय अणु बम फूटा होगा, मैं उस समय वहां मौजूद था। सारी चीजें मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष घटित होती हुई मुझे दिखाई दे गई। फिर वो तकलीफ के कारण मैं अंदर तक इतना विवश हो गया, इतना ज्यादा विवश हो गया कि उस अनुभूति को व्यक्त करने के लिए मैं लिखने के लिए मजबूर हो गया। तो क्या कहते हैं, अर्थ में स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया और इसी में से वह विवशता जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र में बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका। मतलब वो तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि मैं अपने आप को अलग करने की मजबूर हो गया। और अचानक एक दिन मैं हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। फिर उसके बाद उनको जो वो तकलीफ हुई ना, वो तुरंत उस चीज़ को नहीं बयां कर पाए, लेकिन वो जब उस चीज़ के बारे में सोचते रहे, मंथन करते रहे, जब हिरोशिमा से वापस भारत आ गए, भारत आने के बाद एक दिन वो रेलगाड़ी में बैठे थे, बैठे बैठे उनकी अनुभूति इतनी ज़्यादा प्रबल हो गई कि वो उसी समय लिखने के लिए मजबूर हो गए। यह कविता अच्छी है या नहीं, अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो उन्होंने बोला कि मैंने वो कविता लिख दी, पूरी कविता मैंने लिख दी। मुझे नहीं पता कि ये कविता अच्छी है या बुरी है, लेकिन हाँ, मैंने जो महसूस किया, जो चीज़ें अनुभव करी, वो मैंने सब लिख दी। वो सिर्फ मेरे अनुभव को बाहर निकालने का एक जरिया था, जिसके कारण मैं अंदर से बहुत विवश हो रहा था। अब ये जो इन्होंने कविता लिखी ना हिरोशिमा में, ये पाठ के बाद देखिएगा आपको मिलेगी। तो ये यहाँ पर पाठ हमारा पूरा खत्म हो गया। तो इसके जरिए उन्होंने आपको क्या बताया, देखिए कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये सवाल के साथ हमने ये पाठ शुरू किया और इस सवाल का जवाब हमें क्या मिला, ये दो कारण से लिखते हैं। पहला, बाहरी दबाव जो संपादकों का, लेखकों का, या जो है प्रकाशकों का, या आपका आर्थिक विवशता, इन 2, 3, 4 कारणों से जो बाहरी दबाव पड़ता है, लेखक इस कारण से लिखता है। दूसरा कारण उन्होंने बताया भीतरी विवशता, इस कारण से लिखता है। और भीतरी विवशता को प्रकट करने के लिए इन्होंने हिरोशिमा का उदाहरण दिया कि हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन तब भी बहुत सारी चीज़ें हमें अंदर तक विवश नहीं कर पाती। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी ट्रिगर करती हैं, ऐसी स्ट्राइक करती हैं कि वो हमें अंदर तक झंझोर जाती हैं, और अंदर तक झंझोरने के कारण वो विवशता इतनी प्रबल हो जाती है कि अगर आप लेखक हैं तो वो विवशता प्रकट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ जाता है। तब ये होता है भीतरी विवशता, भीतरी दबाव। ठीक है, तो ये रहा हमारा पाठ, हमने जिसे कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेखक यहाँ जो सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, उसे बखूबी उन्होंने ढूंढ भी लिया और हमें बता भी दिया। तो ये पार्ट यहाँ खत्म हुआ, लेकिन अब हम लेकर आएंगे इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसी चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको सारे सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन तो दे ही रहा है, साथ साथ लाइव क्लासेस, और सिर्फ यहीं पर आपको मिलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, जिससे आप सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और उन प्रैक्टिस पेपर का हम सोल्यूशन वीडियो भी लेकर आते हैं, ताकि जो भी आंसर्स आपने दिए हैं उन्हें आप बखूबी आंसर कर सको। ठीक है ना, देख सको कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। बाकी स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसलिए आपको ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बनता है। इसका टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।